हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 4 एनएमआर की। एनएमआर में स्टूडेंट दो पार्ट है, इसलिए मैं इसको क्या करवाऊंगा, मोस्ट करवा दूंगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन बात करते हैं एक नंबर वाले क्वेश्चन की। एक नंबर में आज पास्कल ट्रायंगल करने वाले हैं अपन। केमिकल शिफ्ट पता ही है, केमिकल शिफ्ट को अपन फिर से कर लेंगे, केमिकल शिफ्ट को फैक्टर अफेक्टिंग कर लेंगे, मैंने करवा भी दिया है, फिर से कर लेंगे। उसके बाद अपन एनएमआर शिफ्ट का पढ़ेंगे, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एनएमआर क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है। फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर पढ़ेंगे, उनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे। आज के सेशन में यही होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके बाद में लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस के कारण फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तथा यह फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फील्ड के दौरान भी हो सकती है, एक्सटर्नल फील्ड के सेम भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। इस कारण से हमें स्प्लिटिंग देखने को मिलती है एनएमआर सिग्नल में स्प्लिटिंग देखने को मिलती है। तथा एनएमआर सिग्नल में जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इसके बाद में लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। इसमें लिखिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल। इसमें लिखिए जब किसी एटम को रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव रीजन की फ्रीक्वेंसी या वेव दी जाती है तो वह उस वेव की फ्रीक्वेंसी को ग्रहण करता है और ग्रहण करके वह स्प्लिटिंग दर्शाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दौरान। इसी दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी है वह एनएमआर की रेडियो फ्रीक्वेंसी के सेम हो जाती है। तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं या न्यूक्लियर रेजोनेंस बोलते हैं। आता है स्टूडेंट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रेजोनेंस क्या है। यानी अपने पास जो फ्रीक्वेंसी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी थी अलग जो आपने दी थी उसको रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी वो सेम हो गई, तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वेव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट अपने को क्या लिखना है। इसके बाद में लिखिए एनएमआर में मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं, एनएमआर एक्टिव और एक लिखिए एनएमआर इनएक्टिव। कौन से लिखेंगे, एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल, एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल। एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल लिखिए। एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके आई बराबर या स्प्लिटिंग का मान है, जिनके आई बराबर या न्यूक्लियर स्पिन का मान आई बराबर जीरो नहीं होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जबकि एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं जिनके आई बराबर जीरो नहीं होता है या न्यूक्लियर स्पिन। आई बराबर क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। दूसरा लिखिए एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल वे मॉलिक्यूल जिनके न्यूक्लियर स्पिन का मान जीरो होता है, एनएमआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए एनएमआर एक्टिव इनके लिखिए। इनमें अगर कोई परमाणु हमारे पास है तो उसमें इनके एटॉमिक नंबर व एटॉमिक मास या इनके एटॉमिक मास का मान ओड संख्या में होगा तथा ये एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाएंगे। जैसे 1H है, एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन, यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर 6 है स्टूडेंट, ये 6 और कार्बन ये आइसोटोप ले रखा है मैंने। तो यहाँ पर क्या है, दोनों संख्या तो इवन नहीं है, एक तो यहाँ पर ओड है,
ये हो गया, यहाँ पर 7 है, नाइट्रोजन है, ये सभी क्या है स्टूडेंट, ये सभी शार्प सिग्नल देते हैं। अब इसके बाद में लिखिए जो NMR एक्टिव मॉलिक्यूल है वो शार्प सिग्नल देते हैं, यानी इस प्रकार से शार्प सिग्नल देते हैं, शार्प सिग्नल देते हैं। और ये नॉन क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति के होते हैं, नॉन क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब नॉन क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर इनको 4 से डिवाइड करें तो इनका भाग नहीं जाएगा 4 का, तो इसलिए इसको बोला जाता है, यानी 4 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए नॉन क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति के होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए 1H6C13, ठीक है। यहाँ पर आपको ये तो पता है ना, अपन नीचे लगाते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर लगाते हैं वो मास होता है। अब इसके बाद में फॉस्फोरस 15 पे आता है, 15 31, नाइट्रोजन ये आइसोटोप है 7 15, इस प्रकार से। अब इसके बाद में NMR इनेक्टिव मैंने सारा रखा है, यहाँ पर लिखिए इस प्रकार की मॉलिक्यूल में, इस प्रकार के मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल होगा वह इवन नंबर में होगा, इवन नंबर में होगा, और उसकी ब्रॉड पीक प्राप्त होगी, ब्रॉड सिग्नल आएंगे, यानी चौड़े पीक आएगी, यानी सिग्नल तो आएंगे लेकिन स्टूडेंट ऐसे आएंगे, एक यहाँ एक यहाँ, इस प्रकार से सिग्नल आएंगे। और यहाँ पर ये क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति के होते हैं, क्वाड्रोपोलर प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से 8, 4 से डिवाइड किया 2, इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2 से 2 काट 3/2 आएगा ना। तो इस प्रकार से ब्रॉड सिग्नल देते हैं। एग्जाम्पल 7 नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये हो गया न्यूक्लियाई। अब इसके बाद में लिखिए फर्स्ट ऑर्डर NMR, ये भी आता है फर्स्ट ऑर्डर NMR, फर्स्ट ऑर्डर NMR। इसमें लिखिए स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर NMR, फर्स्ट ऑर्डर NMR। इसमें लिखिए जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर NMR देखिए क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आप फर्स्ट ऑर्डर NMR देखिए। हाँ स्टूडेंट, अब हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर NMR, न्यूक्लियर रेजोनेंस बता दिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर NMR डालिए, फर्स्ट ऑर्डर NMR। इसमें लिखिए जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट से, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट से ज्यादा प्राप्त होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर NMR, फर्स्ट ऑर्डर NMR, ऑर्डर NMR। जब ये आता है स्टूडेंट, एक नंबर में पूछा गया है, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, शिफ्ट की वैल्यू, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा प्राप्त हो, जब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कपलिंग कांस्टेंट से, कपलिंग कांस्टेंट से ज्यादा प्राप्त हो, कांस्टेंट से ज्यादा प्राप्त, ज्यादा प्राप्त, ज्यादा प्राप्त समझ गए। कपलिंग कांस्टेंट होता है J, इससे होता है J, J से ज्यादा प्राप्त हो डेल J, J1 - J2 भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। कपलिंग कांस्टेंट स्टूडेंट ये होता है, दो आपके पीक है, पीक के बीच की दूरी होती है, स्प्लिट हो रही है, उसको बोलते हैं J। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसे डेल J से डिनोटेड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद में आप बताना स्टूडेंट, ठीक है। इस प्रकार से कपलिंग J की कांस्टेंट हो जाएगी। इसके लिए लिखे स्टूडेंट, इसके लिए डेल म्यू अपॉन J, डेल म्यू अपॉन J, यहाँ पर कपलिंग कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट, कपलिंग कांस्टेंट लिख देंगे यहाँ पर डेल, इस प्रकार से डेल अपन ज्ञात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को लेके करते हैं डेल, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए सूत्र और लिख लीजिए स्टूडेंट, तो डेल न्यू अपॉन J है, उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा आती है, इसके लिए वैल्यू हमेशा 8 से ज्यादा आएगी, क्या आएगी, 8 से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ppm के सिग्नल बता रहा हूँ मैं आपको, और ये बता रहा हूँ स्टूडेंट। मान लीजिए आपके पास ये है, एक सिग्नल ये है, एक ये है, एक सिग्नल और है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू मान देता हूँ कितनी कितनी है, 3.7, 3.77 और 3.76। ये इनके J की वैल्यू, ये J की वैल्यू, ये J की वैल्यू। अब इनकी J की वैल्यू है, अब इनकी फ्रीक्वेंसी और बता देता हूँ मैं आपको कितनी है, 300 और 363, ठीक है, ये इनकी J की वैल्यू है। अब देखिए इनकी फ्रीक्वेंसी डेल J की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, इनके डेल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन, 829 और 364।
अब इनकी अपन डेल जे निकालें तो डेल जे किस प्रकार से निकलेगा, डेल जे में से इसको माइनस कर दे 3.77 3.71, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक गया ना, एक ही तो बचा ना, तो एक बचा तो 0.01 बचेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी भी मानेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी इसकी 829, फ्रीक्वेंसी मान ली इसकी 829 और इसकी कितनी माने 829 मान ली और इसकी 364 और एक तो आपके सेम ही है। यहाँ पर 3J कपलिंग बता रहा हूं मैं, J का मान 3J, यहाँ पर 3G कपलिंग हो रही है, यानी 3 है, 3 स्प्लिटिंग में कपलिंग हो रही है 3J 829, इसकी वैल्यू कितनी मानेंगे 829 और आपके 364, 829 माइनस 0.4 लिख सकते हैं 364, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको माइनस कर दे, कितना आएगा उसमें, कितना आएगा आप देखिए कितना आएगा, 3 का भाग लिखना है क्योंकि यहाँ पर डेल जे का मान 3 था, इनका मान 3 आ गया 0.01। अब यहाँ पर इसका देखिए क्या आएगा 829 में से अपन 4 में से 363 64 4 घटाएंगे 0 आएगा, 9 में से 4 के कितने बचेंगे 5 बचेंगे, यहाँ पर 12 6 बचा, 7 में से 3 गए 4 बचा, तो 46 65 0, तो यहाँ पर इसको अपन निकाल सकते हैं, इसको काट सकते हैं यार 3 4 6 5, 3 1 3 3 1 3 1 3 9 12 3 5 15 15 1 1 5 3 5 15 155 Z आ गया इसका, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई तो 155 आर से तो ज्यादा ही आता है फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर, तो 155 आ जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर आ जाएगा इनको जब इस प्रकार से अपन निकालें, तो ये आ गया। अब इसके बाद में लिखिए ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करते हैं, एग्जाम्पल टेक बता दिया, ये लिखिए ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करते हैं। पास्कल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट, ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल नामक वैज्ञानिक ने ट्रायंगल दिया जो क्या बताता है, स्प्लिटिंग रेशियो बताता है, एंगल, पास्कल ट्रायंगल क्या बताता है, स्प्लिटिंग रेशियो बताता है और स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस की इंटेंसिटी बताता है, ठीक है। स्प्लिटिंग रेशियो बताता है और इंटेंसिटी ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस बताता है, कौन सा बताता है, ये पास्कल ट्रायंगल आपके ये सब काम में करता है। तो देखिए पास्कल ट्रायंगल क्या होगा और किस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे, आपके लिए जरूरी है स्टूडेंट ये लिखना और पास्कल ट्रायंगल जानना। पास्कल ट्रायंगल में बताऊंगा आपको क्या होता है। अपन पीक की स्प्लिटिंग करते हैं या पीक रेशियो को अपन क्या करते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, क्या कहते हैं, पास्कल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए ये फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर दो प्रकार का होता है स्टूडेंट, दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टूडेंट आपके सिंपल, एक होता है सिंपल, दूसरा एक होता है कॉम्प्लेक्स। एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में लिखिए इस प्रकार का जो एनएमआर होता है उसमें एक से ज्यादा स्प्लिटिंग क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है, एक से ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। लेकिन जो आपके सिंपल होता है एक ही प्रकार की स्प्लिटिंग, एक ही प्रकार की स्प्लिटिंग होती है, एक से ज्यादा स्प्लिटिंग और एक ही प्रकार की स्प्लिटिंग होती है। लिख लिया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर और इसका थोड़ा विवरण। अब इसके बाद में पास्कल ट्रायंगल लिखिए। हाँ तो गाइस पास्कल ट्रायंगल देखिए, पास्कल ट्रायंगल देखिए इसे पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दिया। दूसरी बात यह है एनएमआर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन बताता है, एनएमआर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन का पीक रेशियो बताता है। 2 नंबर बात लिखिए इसके द्वारा हम जो पीक रेशियो की हाइट है, हाइट ऑफ लाइन से अपन क्या बता सकते हैं, स्प्लिटिंग बता सकते हैं, कितनी तेज होगी, ब्रॉड होगी या किस प्रकार से होगी। अब देखिए स्टूडेंट पीक रेशियो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर पीक रेशियो भी क्या आएगा 0 आएगा और स्टेट क्या आएगी 0 0 आता है। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, सिंगल होता है, जिसका कोई नहीं होता वो सिंगल होता है और यहाँ पर जिसका कोई नहीं होता उसका सिंगलेट होता है। इसका पीक रेशियो 0, ठीक है, इसका आएगा 0। अब 1 है, ये स्प्लिटिंग 1 होगी तो 1 होगी स्टूडेंट, जिससे कोई नहीं होता उसका 1 होता है, डबलेट आएगा। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 हो तो 1:1 लिखेंगे, इस प्रकार से चलेंगे 1:1, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है
यहाँ पर डबल 8, यहाँ पर 1 + 1 2 जोड़े डबल 8 आएगा। पीक स्प्लिटिंग होगी 1:1 यानी 1 पीक के बराबर बराबर। अब यहाँ पर इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हो जाए तो यहाँ पर कितना आएगा। ये ट्रिक ऐसे है स्टूडेंट, इसको है ना इन दोनों को जोड़ दो 1:2 फिर इसको लास्ट में लिख दो, हो गया ना। दोनों को जोड़ा, एक यहाँ पर है, इन दोनों को जोड़ा और फिर 1 लिखा, तो यहाँ पर कितने हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर 2 ही होते हैं, यहाँ पर 3 की स्प्लिटिंग हुई तो यहाँ पर ट्रिपलेट, इसे बोलते हैं ट्रिपलेट। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ट्रिपलेट होने के बाद में क्या आएगा, ये अपना चलेगा। यहाँ पर 4 नंबर में ले रहा हूं, यहाँ पर मैं 3 नंबर प्रोटॉन करूं तो यहाँ पर क्वार्ट्रेट यहाँ पर क्वार्ट्रेट बोलेंगे। और पीक रेशो कैसे होगा स्टूडेंट, ये तो था ही अपने पास, इसको 1 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 3 आएगा, 1 3, फिर यहाँ पर 1 3 आएगा, इसको जोड़ा 3 आया, फिर इसको एक बार और जोड़ेंगे 1 3 3 और 1, इस प्रकार से। पहले इसको जोड़ो फिर इससे जोड़ो और दोनों साइड बार सेम रख दो। यहाँ पर 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्विंसेट, ठीक है। इसको 4 नंबर क्या बोलते हैं, क्विंटेट, क्वाड्रेट और क्विंटेट। 5 को क्विंटेट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और 6 को सेक्सलेट, क्विंटेट और 6 को सेक्सलेट, इस प्रकार से बोलते हैं। यहाँ पर 5 है, 5 होते 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है ना आपके पास, तो 4 किस प्रकार से करेंगे, ये और ये सेम रखे। अब इनको जोड़े 4 आया, अब इनको जोड़े 1 4 में डिवाइड, इनको जोड़े, इनको जोड़ा तो 4 आया, यहाँ पर 6 आया स्टूडेंट, और यहाँ पर जोड़ने पर फिर से 4 आया और 1 आया। 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, बिल्कुल ही सरल है ये भी। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट, इनको इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं सेम लिखूं, 6 4 10 होता है स्टूडेंट, इसका 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया, और यहाँ पर 1 4 1 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, इसका 5 हो गया, 5 आ गया और इसका आ गया 1। आ गया ना समझ में। तो ये है माजरा स्टूडेंट, ये क्या पर बता रहा है आपको पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल के लिए मैंने पीक रेशो बता दिया, इस प्रकार से स्प्लिट होते हैं क्वार्टेट, क्विंसेट और सेक्सलेट, इस प्रकार से आता है स्टूडेंट। ये हो गया आपका पीक रेशियो। छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आते हैं। पास्कल ट्रायंगल आ गया, खत्म हो गया। न्यूक्लियर रेजोनेंस खत्म कर दिया मैंने। न्यूक्लियर रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, न्यूक्लियस का कोई स्पिन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वह सेम हो जाती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रेजोनेंस। हो गया स्पिन स्पिन कपलिंग, एक और लिखिए स्पिन स्पिन कपलिंग, ये भी आता है स्टूडेंट, स्पिन स्पिन कपलिंग। ये लास्ट है स्टूडेंट, इस लेक्चर का ये लास्ट है, स्पिन स्पिन कपलिंग। ये क्या है, लास्ट है, स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग। इसमें लिखिए ये है कपलिंग हमें, स्पिन स्पिन कपलिंग हमें, स्पिन स्पिन कपलिंग हमें, स्पिन स्पिन कपलिंग हमें एनएमआर में देखने को मिलती है, एनएमआर में देखने को मिलती है, तथा यह है, तथा यह है, तथा यह है। सिंगल व मल्टीपल दोनों पीक में ऑब्जर्व होती है, सिंगल व मल्टीपल दोनों पीक में ऑब्जर्व होती है। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी क्या बताते हैं, मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब एक से ज्यादा पीक ऑफ सिग्नल्स क्या बताते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को बताते हैं सिग्नल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करते हैं स्टूडेंट, डिफाइन करते हैं। इसके बाद में लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को बताते हैं। इसके बाद में जो एनएमआर स्प्लिटिंग है वो रेजोनेंस के कारण स्प्लिट हो जाती है। ये पूछा गया है एनएमआर की स्प्लिटिंग होती है वो सिग्नल की क्यों होती है, रेजोनेंस के कारण होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपन लिख रहे हैं ना, इसका एक बात और लिखिए, अभी तक अपन इसका ओवरव्यू लिख रहे हैं। दूसरी लिखिए जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होने का कारण है वह रेजोनेंस है। क्या है रेजोनेंस, पीक की रेजोनेटिक होना क्या कहलाता है, आपके स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहलाता है। अब इसके बाद में अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, स्पिन स्पिन कपलिंग क्या है। पीक का स्प्लिटिंग होना, स्प्लिटिंग होना, स्प्लिटिंग होना प्रोटॉन रेजोनेंस के कारण, प्रोटॉन रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण होता है। स्पिन स्पिन कपलिंग लिखिए, एक प्रकार का मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरेक्शन है,
ये उतार लिया। इसकी स्पिन स्पिन कपलिंग दिखा रहा हूं मैं। एक प्रकार का मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरेक्शन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरेक्शन, एक प्रकार का मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरेक्शन। दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटरेक्शन है। दूसरी बात तथा यह एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस तथा नॉन एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस के नॉन एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। न्यूक्लियाई ऑफ न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्टिव और देखने को मिलता है। मैं आपके सामने एग्जांपल लेके आऊंगा आपके सामने। जैसे हाइड्रोजन नॉन एक्टिव है, एक्टिव न्यूक्लियाई है, जबकि यहाँ पर कार्बन इनएक्टिव है, तो इनके मध्य स्पिन स्पिन कपलिंग देखने को मिलेगी। एग्जांपल उतार लीजिए किस प्रकार से होगा। इस पर स्टूडेंट दो प्रकार से पूछा गया, स्पिन स्पिन कपलिंग है, एक ऑर्बिटल कपलिंग भी होती है, वो मैंने करवाया है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन एग्जांपल ले सकते हैं Br CH2 Br CH2 Br CH, यहाँ पर CH Br CH Br, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Br, इस प्रकार से लिख लिया। ये एग्जांपल लिख लिया। तो इसका मैं स्पिन स्पिन कपलिंग दर्शा रहा हूं, किस प्रकार से दर्शाई जाएगी देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इसका पीक बना दूं। पीक तो क्या है, TMS लेके बनाया जाता है केमिकल शिफ्ट की। Br प्लस आई वाला इफेक्ट है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी प्राप्त होगा। दूसरी बात स्टूडेंट, इसका CH2 है, तो इस कार्बन को मैं ऐसे लिखूं, C एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। इस कार्बन से ये लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर एक Br लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, Br भी है और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो स्टूडेंट इनके मध्य रेजोनेंस होगा ना, इनके होगा और इनके मध्य रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने से अपन क्या बनेगा, स्पिन स्पिन कपलिंग बनेगा। स्पिन कार्बन और ब्रोमीन के कारण भी तो प्राप्त हो सकती है। ब्रोमीन के कारण प्राप्त हो जाए, इस कार्बन के कार्बन 6 पे आता है, हाइड्रोजन किस पे आता है, 1 पे आता है। 6 एक तो एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। एक्टिव वाला कार्बन है, इनएक्टिव वाला एक कौन सा, हाइड्रोजन। तो इनके मध्य कपलिंग हो जाएगी। एक्टिव न्यूक्लियाई और इनएक्टिव न्यूक्लियाई के मध्य कपलिंग होती है, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कहते हैं। ये लग रहा है स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग क्या लग रही है, स्पिन स्पिन कपलिंग लग रही है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्रोटॉन क्या है और प्रोटॉन के NMR शिफ्ट रिएजेंट पढ़ेंगे और अपने पढ़ेंगे प्रोटॉन किस प्रकार से होते हैं, होमोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक हाइड्रोजन और आपके डायस्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन। ओके गाइस बाय।